Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class Science chapter 14 Source of Energy. Our topic is non-conventional source of energy. Continue. देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ही हमारा आगे टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम दी सीज। देखिए सागर या महासागर से एनर्जी किस तरह से प्राप्त होती है। पहले नंबर पे टाइडल एनर्जी, यानी कि चक्रवातीय एनर्जी जो होती है चक्रवात के द्वारा। देखिए ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है किसकी वजह से लगता है, जो मून की वजह से। ऑन द स्पिनिंग अर्थ, जो अर्थ स्पिनिंग करती है अपने एक्सिस के चारों तरफ, उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है चंद्रमा की वजह से। द लेवल ऑफ वाटर इन सीज राइज, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है जो समुद्र का उठ जाता है या फिर कभी नीचे की तरफ गिर जाता है। राइज मतलब उठ जाता है और फॉल्स मतलब नीचे गिर जाता है। इफ़ यू लाइव नियर द सी आर एवर ट्रेवल टू सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल्स चेंजिंग ड्यूरिंग द डे। अगर तुम समुद्र के किनारे पे रहते हो या कभी घूमने के लिए या समुद्र के पास गए हो तो ध्यान से देखना जो सी का लेवल है, समुद्र का लेवल है, दिन में किस तरह से चेंज होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई मतलब कि चक्रवात जो ऊपर की तरफ पानी उठता है, और लो मतलब जो नीचे की तरफ बोलता है, इसको चक्रवात बोलते हैं, टाइड्स। एंड द डिफरेंस इन सी लेवल्स गिव अस टाइडल एनर्जी। जो ये डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वे ज़्यादा हाई लेवल गया और वापस फिर नीचे लेवल पे गया, उतनी ज़्यादा उसकी वजह से क्या होती है, चक्रवाती एनर्जी होती है, यानी कि टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस नैरो ओपनिंग टू द सी। सी की कहीं पे ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे नैरो ओपनिंग हो, पतली सी ओपनिंग मतलब के ऐसी हो जहाँ पे डैम वगैरह लगाया जा सके, तो वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं समुद्र के। तो टर्बाइन फिक्स एट ओपनिंग ऑफ द डैम, जहाँ पे डैम खुलता है वहाँ पर नीचे एक टर्बाइन लगा दिए जाते हैं। द डैम से कन्वर्ट टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। वो जो टाइडल एनर्जी थी, वो जो पानी का ऊपर और नीचे के लेवल की वजह से जो एनर्जी थी, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है, तो मतलब टर्बाइन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। एज यू कैन गैस द लोकेशन वेयर सच डैम कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। लेकिन सही क्या है, ऐसी लोकेशन बहुत ही कम है जहाँ पे डैम बनाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है वेव एनर्जी। वेव यानी कि तरंगों के द्वारा जो एनर्जी होती है, ये भी समुद्री एनर्जी का ही पार्ट है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय हग वेव्स नियर दी सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए उसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती हैं समुद्र के अंदर। नियर दी सी शोर कैन बी ट्रैप सिमिलर मैनर, उसको भी ट्रैप कर लिया जाता है और उससे फिर टरबाइन मूव करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। द वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोविंग अक्रॉस द सी। समुद्र के ऊपर से काफ़ी तेज़ हवाएं जो निकलती हैं, उसी की वजह से वेव पैदा होती हैं। वेव्स एनर्जी वुड बी वेबल्स प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वेव एनर्जी सिर्फ वहीं पे प्राप्त करी जा सकती है जहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा में वेव हों। ए वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइस हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी। देखिए इसके लिए काफ़ी मतलब के डिवाइस डेवलप करने पड़ते हैं ताकि वो एनर्जी को रोटेशन द टर्बाइन को वो एनर्जी रोटेट कर सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर है ओशियन थर्मल एनर्जी, मतलब कि ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी की बात अगर हम करें तो ओशियन मतलब समुद्र की, उस थर्मल मतलब ऊष्मीय एनर्जी, गर्माई की वजह से जो एनर्जी है। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी आर ओशियन हीटेड बाय द सन वाइल द वाटर डीपर सेक्शन रिलेटिवली कोल्ड। जब सूर्य की किरणें पानी के ऊपर पड़ती हैं तो ऊपर का जो पानी है समुद्र का वो काफ़ी गर्म हो जाता है और गहराई का पानी ठंडा रहता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर एक्सप्लोटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशियन थर्मल एनर्जी
कन्वर्जन प्लांट। देखिए जो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, ज़्यादा गर्म ऊपर का पानी नीचे का ठंडा, यही डिफरेंस जो है इसी की वजह से जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट होता है, जो ओशियन थर्मल एनर्जी को यूज़ करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसमें यूज़ होता है भाई। दीज प्लांट कैन ऑपरेट इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट द डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। देखिए अगर डिफरेंस जो ऊपर के पानी का और नीचे के पानी का कम से कम 2 किलोमीटर गहराई में जो पानी है, अगर उनका 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन का अंतर है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगी जो ये जो मतलब के जो ये थर्मल एनर्जी के कन्वर्जन प्लांट जो लगाए जाते हैं। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल दी वोलेटाइल्स लिक्विड लाइक अमोनिया। अमोनिया वगैरह को ये क्या कर देता है भाई, वेपराइज कर देता है जो गर्म पानी है। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स आर देन यूज टू रन दी टर्बाइंस ऑफ जनरेटर। फिर उससे वेपर से जनरेटर के टर्बाइन मूव करवाए जाते हैं। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज पंप अप एंड कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड। देखिए जो नीचे गहराई में ठंडा पानी हो पाइपों के द्वारा निकाल के वो जो वेपर्स थे उनको कंडेंस कर दिया जाता है और जिससे वो फिर लिक्विड हो जाते हैं। इस तरह से द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी यानी कि टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन एनर्जी जो हमने पढ़ी हैं अभी तीनों तरह की, इज ए क्वाइट लार्ज बट एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोरेशन इज डिफ़िकल्ट। देखिए भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने साधन नहीं हैं, कमर्शियली महंगी पड़ते हैं, तो इस तरह से उसको प्राप्त कर पाना पूरी एनर्जी को इतना आसान नहीं है, वो काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद अगली एनर्जी की जो टाइप है जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियोथर्मल भूतापीय एनर्जी बोलते हैं हम इसको, भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल मतलब के जियो मतलब होता है पृथ्वी, थर्मल मतलब के गर्म यानी कि भूमि की जो गर्माई की वजह से या भूमि का जो अंदर की जो गर्माई है उसकी वजह से, ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंज, पृथ्वी के अंदर जियोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं। मोल्टन रॉक फॉर्म्ड इन डीपर हॉट रीजन्स, अंदर जो मोल्टन रॉक वगैरह हैं पृथ्वी के अंदर गहराई में, हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन। वो कई बार आपस में क्रैश कर जाते हैं और बाहर निकल आता है गर्म जो अंदर उसके जो रीजन हैं, सर्टन कॉल्ड हॉट स्पॉट। और जहाँ पे ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं भाई, जहाँ पे मतलब कि लावा वगैरह निकलता है पृथ्वी के अंदर से। तो व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट स्पॉट, जब उस हॉट स्पॉट के संपर्क में अंडरग्राउंड वाटर आता है, स्टीम इज जनरेट, तो वहाँ से भाप बनती है। समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन्स फाइंडिंग आउटलेट्स एट द सरफेस, कई बार वो गर्म पानी सरफेस पे भी आ जाता है। सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग, जिसे गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में भी सोहना के अंदर है ऐसा चश्मा एक, जहाँ से गर्म पानी निकलता है नीचे से, उसको यानी कि हॉट स्प्रिंग बोलते हैं भी, गर्म पानी का चश्मा। तो द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक इज रोटेड थ्रू ए पाइप टू टर्बाइंस, वहाँ से जो रॉक के बीच, चट्टानों के बीच में जो भाप बनी हुई है उसको पाइप के द्वारा टर्बाइन तक पहुँचा दिया जाता है, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बना दी जाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियली वेबल साइट्स वर सच एनर्जी। देखिए कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं लगती है लेकिन ऐसा सिचुएशन ही बहुत कम है, ऐसी लोकेशन ही बहुत कम है वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लोटेड, वे ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी के ऊपर जो प्लांट हैं वो, देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट किस किस में हैं। देखिए ऑपरेशन न्यूजीलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ऐसे थर्मल प्लांट हैं जो इनके द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, जियो थर्मल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर की बात अगर हम करें तो परमाणु एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। तो इन्हें प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स, हैवी एटम के न्यूक्लियस सच एस यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, व्हेन बम्बार्ड विद ए लो एनर्जी न्यूट्रॉन,
लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स उसके साथ बम्बार किया जाता है, उसके बाद बिखेरा जाते हैं। कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, जो हैवी न्यूक्लियाई था वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसमें बिखर जाता है। तो व्हेन दिस इज डन ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जिस दौरान बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। इफ़ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मास ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट। देखिए, जो पहले सिंगल हैवी न्यूक्लियस था उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो बाद में बिखर के छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन गए तो उनके टोटल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ है। द फ्यूजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के एक एटम का फ्यूजन हो गया, मतलब छोटे छोटे में बिखर गया। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। देखिए, 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ ज़्यादा, 1 करोड़ गुणा एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कोयले के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की। देखिए, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता, जो ये हमारा जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसको कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चैन रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी एट ए कंट्रोल रेट। यानी कि ये फ्यूजन चैन रिएक्शन जो होती है, एक बार आगे 3 हो गए, 3 से आगे फिर 9 हो जाते हैं, इस तरह से आगे निकलती रहती हैं न्यूक्लियस, और एनर्जी काफ़ी मात्रा में निकलती रहती है। तो इसको कंट्रोल वे में करके इससे फिर क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, दीज रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, ये जो एनर्जी निकलेगी न्यूक्लियर फ्यूजन से तो उसको यूज़ करा जाता है मतलब कि स्टीम बनाने में, और उससे फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, टरबाइन को मूव करवाती है वो। तो देखिए, इन न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हम देखें, अभी हमने जो पढ़ा है द डिफरेंस इन मास डेल्टा एम, मैंने बताया था भाई, सिंगल न्यूक्लियस है जो हैवी न्यूक्लियस है उसका मास जो बाद में 3 में बिखर गया है तो उनके टोटल के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यानी कि मास का जो डिफरेंस है वो क्या दिखा दिया, डेल्टा एम, बिटवीन ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ओरिजिनल मतलब जो सिंगल था पहले हैवी न्यूक्लियस, प्रोडक्ट जो बाद में बने हैं बिखरने के बाद। तो एनर्जी ई, तो रेट जनरेटेड बाय फेमस इक्वेशन, एक इक्वेशन के द्वारा हम ये दिखा सकते हैं, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने दी थी इक्वेशन, इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी मिला था उसको। यानी कि एनर्जी के रूप में वो मास डेल्टा एम था, मास एनर्जी के रूप में चेंज हो गया। यानी कि सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। डाइवर्स बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। न्यूक्लियर साइंस एनर्जी जो ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड है, यूनिट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 10 की पावर 9 जूल के बराबर होता है। इट इज़ इजी टू चेक फ्रॉम द अबव इक्वेशन, एक एटॉमिक मास यूनिट जिसको यूनिफाइड यू से भी दिखा सकते हैं, इक्वलेंट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो देखिए भाई, इसके बाद न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड एट तारापुर, हमारे कहाँ पर न्यूक्लियर पावर के रिएक्टर हैं, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम्स तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कैकरपर गुजरात, कैगा कर्नाटका, हैव द इंस्टेटेड कैपेसिटी ऑफ लेस देन, फिर भी इनकी सभी की कैपेसिटी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 3% से भी कम है। तो देखिए, बहुत कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कैपेसिटी कवर कंट्री। हाउएवर मैनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री, लेकिन बहुत सी जो औद्योगिक देश हैं वहाँ पर 30% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा बनाई जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन के, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग करके। द मेजर हैजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, लेकिन इसका नुकसान क्या है, मुख्य रूप से इसकी कमी भी है भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट की। हैजार्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट आर यूज फ्यूल्स, द यूरेनियम स्टील डेकिंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल रेडिएशन। देखिए भाई, जब इसका स्टोरेज करना भी बहुत मुश्किल है जो इसमें पदार्थ से यूज़ होता है, और जो फिर बच जाता है उसका डिस्पोजल करना भी बहुत मुश्किल होता है भाई। मैंने जो बचा हुआ पदार्थ है उसको भी अच्छे से निपटारा करना इतना आसान नहीं होता।
तो दोनों ही मतलब कि नुकसानदायक होते हैं। रेडिएशन निकलती हैं इसमें से, वो भी नुकसानदायक होती हैं। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल्स रिजल्ट इन इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन। देखिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पाए न्यूक्लियर वेस्ट को, या फिर उसका डिस्पोजल नहीं कर पाए, उसको डिस्क्रिएट नहीं कर पाए, तो फर्दर दियर इज ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन। यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा भी लीक अगर हो जाता है तो कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशंस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्लांट पे भी खर्च भी बहुत आता है। हाई रिस्क ऑफ इन्वायरमेंटल कंटेनमेंट्स एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, रिस्क भी है इन्वायरमेंट का, और दूसरी बात ये भी है कि यूरेनियम भी पूरी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो भी हमारे देश में कम है। लार्ज स्केल यूज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव, इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी का इतना यूज हमारे नहीं हो पाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी वाज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर डिजाइंस। देखिए पहले न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग बम बनाने के लिए, मतलब कि ये कह सकते हैं जैसे युद्ध के स्तर पे किया जाता था। द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ फ्यूजन चेंज रिएक्शन इज न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू फिजिक्स ऑफ अ कंट्रोलेबल न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन अगर उसी को जो न्यूक्लियर के वेपन्स हैं, जो एटॉमिक बम बोलते हैं जिसको, अगर कंट्रोलेबल वे से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है तो उसी को हम काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं भाई, उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद आगे एक और है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। आजकल जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। बट दियर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, एक और पॉसिबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है चिपकना। यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब के ये कह सकते हैं न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, और एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन से भी हज़ारों गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। देखिए फ्यूजन्स मीन ज्वाइंट टुगेदर न्यूक्लियाई टू मेक ए बी हैवियर न्यूक्लियस। छोटे छोटे न्यूक्लियाई ने मिलकर के हैवियर न्यूक्लियस बनाया है, दरअसल उससे उल्टा है फ्यूजन से। मस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन आइसोटोप क्रिएट हीलियम। हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया? हीलियम्स। तो यही जो प्रक्रिया है, जो सूर्य के अंदर एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही बनती है। इन इट रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत विशाल मात्रा में एनर्जी पैदा होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट लिटल लेस द सम ऑफ द मास ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियस। तो मतलब के मास में थोड़ा डिफरेंस आता है, पीछे बताया था अभी। सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन अदर स्टार। सूर्य की जो एनर्जी है वो भी इसी के कारण होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। स्टार की जो एनर्जी है या लाइट है वो भी इसी के कारण होती है। इट टेक्स ए कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियर टू फ्यूज। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियाई को आपस में चिपकाने के लिए, फ्यूज़ करने के लिए, जो आपस में चिपकते हैं। द कंडीशन नीडेड फॉर दिस प्रोसेस एक्सट्रीम, बहुत ही अधिक मात्रा में मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर, मतलब के मिलियंस मतलब के 10 लाख को बोलते हैं, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना और मिलियंस ऑफ पास्कल प्रेशर प्रोवाइड करवाना, तब जाके ये प्रोसेस हो पाता है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन दी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो हाइड्रोजन बम है, एटॉमिक बम का यूज हो चुका है हिरोशिमा नागासाकी पे, लेकिन हाइड्रोजन बम का कोई यूज नहीं हुआ अभी तक। तो वो जो होता है, उस जो एटॉमिक बम से भी खतरनाक होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज होता है। तो ए न्यूक्लियर बम बेस्ड ऑन द फ्यूजन्स ऑफ यूरेनियम। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले फ्यूजन किया जाता है यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। प्लेस एट द कोर ऑफ हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की कोर पे रखा जाता है उसको। द न्यूक्लियर बम इज एम्बेडेड इन द सब्सटेंस विच कंटेन ड्यूटेरियम्स एंड लिथियम्स। व्हेन न्यूक्लियर बम बेस्ड ऑन फ्यूजन इज डिटेक्टेड द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस राइज। तो वो जब एटॉमिक बम मतलब कि ब्लास्ट होता है, उसमें एनर्जी जो होती है 10⁷ केल्विन होती है, तो वो एनर्जी हाइड्रोजन बम के लिए यूज़ होती है।
इन ए फ्यू माइक्रो सेकंड में ही इतनी जल्दी एनर्जी वो प्राप्त होती है। दिस हाई टेम्परेचर जनरेट सफिशेंट एनर्जी फॉर लाइट न्यूक्लियर फ्यूज। तो न्यूक्लियर फ्यूज के लिए वहाँ से इतनी एनर्जी, इतना टेम्परेचर मिल पाता है। देखिए डेस्टिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद एक्टिविटी 14.4 है, डिस्कस इन क्लास क्वेश्चन व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास वाइंड एंड ओशियंस थर्मल एनर्जी। देखिए इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं वे कौन सा अल्टीमेट सोर्स है। लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का सभी का सन है, सूर्य है। इन जियो थर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंस इन दियर रिस्पेक्ट। देखिए वे जियो थर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी में क्या अंतर है हम पढ़ चुके हैं। वेयर वुड वी प्लेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव एनर्जी। वेव एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी अलग अलग हैं। देखिए इसके बाद अगला हमारा है इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। देखिए भाई जो ये जितनी सारी एनर्जी हैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ता है। वी हैव स्टडी वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्रीवियस सेक्शन, हमने पढ़ लिए हैं। एक्सप्लोनेटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट इन सम वे और दी अदर्स। ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है एनर्जी का जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। थोड़ा बहुत प्रभाव सभी सोर्स डालते हैं। In any given situation, the source we could be choose depend on the factors such as the extracting energy from the source। ये डिपेंड करता है हमने कौन सा सोर्स लिया और कौन सी एनर्जी किस लिए चाहिए हमें। द इकोनॉमिक एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, द एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल्स एंड एनवायरमेंट डैमेज दैट विल बी काज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स। चाहे हम कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम उसको कुछ कम ज़रूर कर सकते हैं इन्वायरमेंट को डैमेज होने से या नुकसान होने से, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते उसके नुकसान को। तो वी टॉक टू क्लीन फ्यूल। देखिए हम बात करते हैं भाई CNG क्लीन फ्यूल है, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ नुकसान है। लेकिन कंपैरिजन में कह सकते हैं हम भाई डीजल पेट्रोल से काफ़ी अच्छा है ये। इट वुड बी मोर एक्सपेक्टेड से दैट द पर्टिकुलर सोर्स इज क्लीनर दैन दी अदर। भाई एक पर्टिकुलर सोर्स दूसरे से साफ है या अच्छा है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बर्निंग फोजल्स फ्यूल्स काजेज एयर पोल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं भाई फोजल फ्यूल जो हमने सारे पढ़े हैं ये डीजल पेट्रोल कोयला इन सभी से एयर पोल्यूशन होता है। इन सम केसेस एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ डिवाइस लाइक सोलर सेल में भी पोल्यूशन फ्री। देखिए कुछ हैं जो पोल्यूशन फ्री हैं, जैसे सोलर सेल की बात हम करें, बट असेंबली दी डिवाइस वुड हैव काज सम इन्वायरमेंटल डैमेज। लेकिन जब वो लगाते हैं उस समय हो सकता है पेड़ों को काटना पड़े, हो सकता है खेती की लायक भूमि को उसके लिए यूज करना पड़े, तो वहाँ से भी इन्वायरमेंटल के ऊपर प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। रिसर्च कंटिन्यूस टू दिस एरिया टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइस दैट विल काज लेस डैमेज थ्रू आउट दियर लाइफ। देखिए कोशिश है, रिसर्च हैं भाई ऐसे रिसोर्स पैदा किए जाएं जिसका इफेक्ट बहुत कम पड़े इन्वायरमेंट पे और उनकी लाइफ भी बहुत लंबी हो। देखिए इसके बाद एक्टिविटी में पूछ रहा है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी सोर्स एंड हाउ ईच वन अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमें ये जानकारी हो चुकी है भाई कौन से सोर्स से एनर्जी से किस तरह की एनर्जी मिलती है और कौन सा उसका प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके डिस्कस तुम कर सकते हो। डेबिट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ईच सोर्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एक को कंपेयर करके हम देख सकते हैं भाई किसका क्या फ़ायदा है और किसका क्या नुकसान है और बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। इसके बाद आगे अभी अगला हमारा टॉपिक है हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट। तो मतलब कि एनर्जी सोर्स कब तक रहेंगे यानी कि कब तक चलते रहेंगे यानी कि कब तक ख़त्म हो जाएंगे। देखिए भाई वी सा अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मच लॉन्गर सच सोर्स दैट विल गेट डिप्लेटेड सम डेज आर सेड टू एग्जिस्टेबल सोर्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए हम ये पढ़ चुके हैं भाई जो फ्यूजल फ्यूल्स हैं ये लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं, इन पे हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही यानी कि कह सकते हैं ये सोर्स ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं एग्जिस्टेबल सोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल सोर्स, मतलब जो दोबारा से इतनी जल्दी से नहीं बनते एक बार ख़त्म हो गए तो। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी मैनेज बायोमास बाय रिप्लेसिंग द ट्री वी कट डाउन फॉर फायरवुड वी कैन बी सोर्स ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एट ए पर्टिकुलर रेट। अगर हम दूसरी तरफ बायोमास की बात करें, अगर हम पौधों को काट रहे हैं लकड़ी यूज कर रहे हैं तो हमें उनकी जगह दूसरे पौधे नए लगाने पड़ेंगे, तो हम इस एनर्जी को कुछ समय तक
मतलब कि लगातार यूज में कर सकते हैं। सच एनर्जी सोर्स दैट कैन बी रीजनरेट, जिसको दोबारा से जनरेट किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल्स, मतलब दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं ये। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, रिन्यूएबल्स हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग द रिपीटिव करंट ऑफ एनर्जी आर इन स्टोर इन दिस सच लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्व दैट्स रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द रिसीवर बिकॉम्स एक्सट्रैक्शन यूजेबल एनर्जी पर्टिकुलर निगलिजिबल। देखिए फिर भी हमें क्या करना चाहिए भाई, रिन्यूएबल जो एनर्जी है नेचर के अंदर उसको भी कंटिन्यूस रिपीटेटिव बार बार हम उसको वो नहीं कर सकते, स्टोर इन दी सच लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्व, तो इनके भी यानी कि अंडरग्राउंड सोर्स जिस भी एनर्जी के लिमिटेड हैं, दैट रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द रिजर्व बिकम्स एक्सट्रैक्शन अनएबल एनर्जी टू पर्टिकुलर निगलिजिबल्स। देखिए भाई क्योंकि वो जो एनर्जी है जो जितने टाइम में वो ख़त्म होती है उतने टाइम में वो बढ़ नहीं पाती, तो इसका रेट एक लिमिट तक ही हमें खर्च करने चाहिए ये। तो इस तरह से आगे है डेबिट, इनके ऊपर डेबिट करके देखिए। एस्टिमेटेड कोल रिजर्व आर सेट टू बी इनफ टू लास्ट यानी 200 पे 200 साल के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए हमें। नंबर बी पे है एस्टिमेट द सन विल लास्ट, बेस्ट सूर्य 5 करोड़ साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट इसके ऊपर डिसाइड करिए कौन से एग्जिस्टेबल हैं, कौन सी इनएग्जिस्टेबल है, रिन्यूएबल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल्स हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।